नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। हमारा टॉपिक चल रहा है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। आधुनिक विश्व का इतिहास ले रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को इस संबंध में पता भी होगा कि फर्स्ट ईयर इतिहास का ये सेकंड पेपर है, आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें आज हम ले रहे हैं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। वैसे यूरोप के इतिहास में 1848 का जो पीरियड है एक तरह से क्रांतियों का पीरियड है। इसके अंदर आप देखेंगे कि कई क्रांतियाँ हुई, जैसे आप लिखा हुआ देख ही रहे हैं कि 1848 के अंदर उस समय लगभग कई क्रांतियाँ रही है, जिसमें लगभग 17 क्रांति विद्वानों का मानना है कि यूरोप में छोटी मोटी क्रांति हुई। इस क्रांति की जो शुरुआत है वो फ्रांस से होती है। जो फ्रांस का सम्राट है लुई फिलिप, उनकी जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ हैं उसके विरोध के कारण ये क्रांति की शुरुआत फ्रांस में होती है। फ्रांस में हुई 1848 ईस्वी की इस क्रांति को इस दौरान हुई सभी क्रांतियों में, मतलब 1848 में जो 17 क्रांतियाँ हुई उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी। अब इस क्रांति के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे या कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी, वो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला कारण था इस क्रांति का जो फ्रांस में हुई कि जो शासक थे फिलिप, उनके युग में जो व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार था वो एक बड़ा मुद्दा था। फिलिप के शासनकाल में जो औद्योगिक विकास हुआ उसमें निम्न वर्ग की तो उपेक्षा हुई और फायदा पहुंचा उच्च और मध्यम वर्ग को। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था जो 1840 से 1848 तक रहा, ग्विजो, वो भी भ्रष्ट था और उसकी वजह से प्रशासन के अंदर पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके अलावा दूसरा कारण है कि जो शासक लुई फिलिप है उसके हठधर्मिता भी थी। वो जो सोचता था वो ही करता था। जनता के विरोध करने के बावजूद भी उसने जो प्रधानमंत्री ग्विजो है उसको अपदस्थ नहीं किया। इतना ही नहीं, उसका पुत्र विधवा, ज्येष्ठ पुत्र विधु दार्शनिकों ने भी ग्विजो का विरोध किया, लेकिन ये जिद पर अड़ा रहा। राजनीतिक दलों का लुई फिलिप से असंतुष्ट होना भी एक कारण था। फ्रांस के राजनीतिक दलों को यह आशा थी कि लुई फिलिप 1830 के संविधान के अनुसार कार्य करेगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। निम्न वर्ग की अपेक्षा की और उच्च तथा मध्यम वर्ग को उसने लाभ पहुंचाया। इसके अलावा उस समय फ्रांस में जो समाजवाद का उदय हुआ उसने भी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए लोगों को तैयार किया। सेंट साइमन ने वंचित वर्ग के कल्याण के लिए सामाजिक पुनर्गठन की समाजवादी योजना की परिकल्पना की। लुई ब्लांक के विचारों ने जनता को फिलिप के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उद्वेलित किया। मजदूर एवं समाजवादी नेता कल कारखानों के राष्ट्रीयकरण की आवाज़ उठाने लगे। श्रमिकों ने मताधिकार का दायरा बढ़ाने की बातें की, परंतु फिलिप ने किसी की भी नहीं सुनी। इसके अलावा जो शासक फिलिप था उसके ज्येष्ठ पुत्र की जब मृत्यु का आघात लगा तो उसको भी वह सहन नहीं कर सका। इसके पश्चात वह जीवन एवं प्रशासन के प्रति उदासीन हो गया। जब 1842 में इसका पुत्र मर गया था उसने समाचार पत्रों को पढ़ना बंद कर दिया। वह स्थानीय घटनाओं से अवगत भी नहीं होता था। इसके अलावा फिलिप के मंत्रियों की जो अनैतिक कार्यों में संलिप्तता है उससे भी जो फ्रांस के शासक का जो प्रभाव है वो कम हुआ। फिलिप के दो मंत्री रिश्वत के मामले में 1847 ईस्वी में दोषी पाए गए। अपराध सिद्ध होने पर उनके सम्मान में गिरावट आने लगी। इसके अलावा भी कई तरह के जो सामंत हैं उनके जो आपसी झगड़े हैं उन्होंने भी राजा की छवि को प्रभावित किया। आर्थिक चुनौतियां रही फ्रांस के अंदर उस दौरान। 1846-47 के अंदर फ्रांस अकाल की चपेट में रहा। खाद्यान्न की अनुपलब्धता रही जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ गए। इसके अतिरिक्त पूंजीपतियों के शोषण ने श्रमिकों की स्थिति को शोचनीय बना दिया। कारखाने बंद हो जाने के कारण बेकारी की समस्या बढ़ गई और शासक फिलिप इन सभी चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा, जिसके कारण उसके विरुद्ध एक आबो हवा तैयार हो गई। फिलिप की जो परराष्ट्र नीति है वो भी इसके लिए यानी 1848 की इस क्रांति के लिए जिम्मेदार थी कि शांति फिलिप की परराष्ट्र नीति का मूल आधार था। फ्रांस की जनता इस नीति को अधिक पसंद नहीं करती थी। फ्रांस की जनता नेपोलियन
के टाइम के गौरव को जीना चाहती थी। इसके विपरीत फिलिप है वो इंग्लैंड से मित्रता बनाए रखना चाहता था। स्पेन के साथ भी उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे जो फ्रांस की जनता नाराज हो गई और वो तख्ता पलटने का विचार बनाने लगी। इसके अलावा अगला कारण हम बता सकते हैं कि दो दार्शनिक और जो योग्य नेताओं का मार्गदर्शन है वो भी क्रांतिकारियों को मिला। उससे भी इस क्रांति को हवा मिली और शासक के खिलाफ एक माहौल तैयार करने में दार्शनिकों व योग्य नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सारे कारण थे। अब क्रांति का घटनाक्रम क्या रहा या क्रांति की शुरुआत कैसे रही, तो ये बात है 22 फरवरी की। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को जो फ्रांसीसी लोग हैं वो अमेरिकी क्रांति के जन्मदाता जॉर्ज वाशिंगटन के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से बनाना चाहते थे, लेकिन शासक फिलिप ने इनके जन्मदिवस को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 23 फरवरी को क्या हुआ, 23 फरवरी को जनता ने सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए जुलूस निकाला, जिस पर राजा फिलिप के सैनिकों ने गोलियां चला दी, जिसमें से 23 व्यक्ति मारे गए और 30 व्यक्ति घायल हो गए। इस जघन्य कांड ने भीड़ की क्रोधाग्नि को और धधका दिया। 24 फरवरी को सारा नगर यानी पेरिस नगर सुधार जिंदाबाद, गणतंत्र जिंदाबाद, गवीजो यानी प्रधानमंत्री का विनाश हो के नारे से गूंजने लगा। ऐसी परिस्थितियों में फिलिप का हौसला पस्त हो गया। वह भेष बदलकर अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड भाग गया और इस तरह 1848 ईस्वी की क्रांति ने फिलिप को सिंहासन छोड़ने के लिए एक तरह से बाध्य कर दिया। तो ये क्रांति की शुरुआत थी और उसके जाने के बाद एक तरह से जो राजतंत्र है वो खत्म हो जाता है। अब इस क्रांति के परिणामों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसने न केवल फ्रांस को बल्कि यूरोप को भी बड़े स्तर पर प्रभावित किया था, जिसको हम आगे देखेंगे। पहले इसके परिणाम देख लेते हैं। तो इस क्रांति का एक तो सबसे बड़ा जो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा वो ये है कि फ्रांस अब एक गणतंत्र बन गया। देखो 1789 का जो फ्रांस का क्रांति थी उसमें हमने देखा था कि पहले गणतंत्र बनी, फिर वापस राजतंत्र बन गई। 1830 में भी फ्रांस में क्रांति हुई जिसने वहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, लेकिन इस 1848 की क्रांति ने पूर्ण रूप से एक तरह से गणतंत्र की स्थापना है वो फ्रांस में कर दी। इसके अलावा इस क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि मैटरनिक व्यवस्था का अंत माना जाता है। मैटरनिक के बारे में हम पीछे पढ़ ही चुके हैं कि जो मैटरनिक था वो एक तरह से सुधारों का या उदारवाद का बड़ा विरोधी था, इन्हें संक्रामक रोग मांगता था। 1848 की क्रांति से वो भयभीत होकर, हमें पता ही, ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था। क्रांति के परिणाम स्वरूप पे उदारवाद और राष्ट्रीयता की लहर को रोकने के लिए विभिन्न देशों ने अपने देशों में व्याप्त सामंतवाद को समाप्त कर दिया, यानी उदारवाद और राष्ट्रवाद की लहर है ताकि उसमें कुछ कमी आ सके। इस समय उदारवाद की प्राज्य परंतु भावी क्रांतिकारियों के लिए विरासत में व्यापक मताधिकार छोड़ गया। हालांकि ये क्रांति बहुत हद तक सफल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इसने बहुत सारी बातें जैसे मताधिकार का प्रभाव छोड़ना है, उदारवाद और राष्ट्रीयता का प्रभाव छोड़ना है, आम जनता में अपने अधिकारों के प्रति चेतना की बात करनी है, इन सब ने इस क्रांति को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। अगला परिणाम हम ये कह सकते हैं कि क्रांति की असफलता के मूल में क्रांतिकारियों की निहत्था होना यूरोपीय शासकों के पास सैन्य शक्ति का होना माना जाता है। अतः इस क्रांति का प्रभाव क्या रहा कि इस क्रांति ने सैनिक भावनाओं का उदय किया। 1848 की क्रांति के पश्चात जर्मनी से हजारों जर्मन उदारवादी तथा बुद्धिजीवी अमेरिका जाकर बस गए। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इन्हें वहाँ पर 48 कहा जाता था। अमेरिका की जो वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति हुई ना, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बड़ी अच्छी बात है कि 1848 की क्रांति सिर्फ फ्रांस में नहीं, जैसे हमने बातें की भी 17 क्रांतियाँ मानी जाती है जिसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया सभी राष्ट्र प्रभावित हुए थे। तो जर्मनी के अंदर जो उदारवादी और बुद्धिजीवी है वो अमेरिका जाकर सेटल हो गए और वहाँ पर इनको 48ers कहा जाता था और इन्होंने ही टेक्नोलॉजी में बड़ा योगदान, जैसे फोर्ड जो मशीनरी बनाई या फोर्ड बड़ी कंपनी बनी, तो ये इन्हीं जर्मन लोगों की देन थी अमेरिका में। इसके अलावा इस क्रांति के परिणाम स्वरूप स्वरूप वर्ग चेतना का उदय हुआ और समाजवाद है
वो यूरोप के अंदर लोकप्रिय होने लगा। तो ये सारी इस क्रांति के परिणाम थे। अब अगला देख लेते हैं कि यूरोपीय देशों पर 1848 की इस क्रांति ने कैसे क्या कुछ प्रभाव डाले। 1848 की क्रांति में मेटरनिख युग का अंत हो गया, ये तो हमें पता ही है। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले देशभक्तों ने उदारवादी सुधारों की मांग करनी शुरू कर दी। पर्सा में, जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था और आगे हम वीडियो में ये देखेंगे, तो पर्सा में सुधारों की मांग को लेकर विद्रोह फूट पड़ा, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। जर्मन देशभक्तों ने फ्रैंकफर्ट में सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुनाव करवाकर राष्ट्रीय संसद की स्थापना करवा ली। ये भी इसका बड़ा प्रभाव था यूरोप पर। मेटरनिख का बताइए कि वो ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड चला गया। ऑस्ट्रिया के सम्राट ने कुलीनों के विशेषाधिकार को खत्म करते हुए जो प्रेस, भाषण और लेखन पर मेटरनिख ने प्रतिबंध लगा लिए थे वो हटा दिए गए। वह उदार शासन की स्थापना के लिए ऑस्ट्रिया के शासक ने संविधान निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया। तो ये यूरोप पर इसके प्रभाव पड़े। इसके अलावा इस क्रांति का प्रभाव है जो बोहेमिया और हंगरी जैसे राष्ट्र है, इन पर भी पड़ा। बोहेमिया और हंगरी, और यहाँ पर भी क्रांतिकारियों का जो विद्रोह का झंडा है वो बुलंद हो गया। हालांकि दोनों ही देशों में क्रांतिकारियों को कुचल दिया गया, लेकिन फिर भी जनता के अंदर एक जो नवीन ऊर्जा और उत्साह का इस क्रांति ने संचार किया वो बहुत बड़ी देन थी। इटली वासियों ने 1848 की क्रांति से उत्साहित होकर राजाओं को उदारवादी संविधान को लागू करने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया। इस क्रांति ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रभक्तों को क्रांति के लिए प्रेरित किया, यानी ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्विट्जरलैंड हो, बोहेमिया हो, हंगरी हो, बहुत सारे देशों को इस क्रांति ने प्रभावित किया था। स्विट्जरलैंड के क्रांतिकारियों ने धनवानों की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह किया। इसी तरह से पोलैंड है, पोलैंड के निरंकुश शासक विलियम सेकंड के विरुद्ध क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया और विलियम सेकंड को वैध राजता स्वीकार करनी पड़ी। ये वेद लिखा गया गलती से, ये वैध राजता मतलब संविधान के अकॉर्डिंग। और इंग्लैंड पर भी इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से आप देख रह सकते हैं कि इस क्रांति ने यूरोप के लगभग अधिकांश देशों को प्रभावित किया। तो ये इस क्रांति के परिणाम थे। तो इसके मतलब मुख्य रूप से ये क्रांति क्या थी, इस क्रांति के कारण क्या थे, इस क्रांति के अंदर मुख्य घटनाएं क्या थी, और इस क्रांति के परिणाम, और इस क्रांति ने यूरोप को किस तरह से प्रभावित किया, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और इसको शेयर करें। थैंक यू।